जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनीत खत्री एंड आज का सेशन आप सबके लिए अगेन गेम चेंजिंग होने वाला है। तो भैया कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि बहुत सारे की पॉइंट्स को आज हम देखने वाले, रिवाइज करने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मेजॉरिटी रिएक्शंस को हम आज कवर करने वाले हैं, और वो भी इतने लिमिटेड समय में। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करने वाले हैं, लेकिन पहले से ही आपको क्या करना है, यस फुल जोश में लाइक करना है, ठीक है? तभी बहुत मजा आएगा, बहुत जोश से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करें। देखो यार, यहाँ पे जो हम मेथोडोलॉजी यूज करने वाले हैं उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट मेथोडोलॉजी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको खुद भी पूरा इन्वॉल्व रहना है, तभी आपको इस पूरे सेशन में बहुत ज्यादा मजा आएगा। जैसे कि सीधा शुरुआत करते हैं सबसे पहले एल्केन्स से। ये हमारे सामने एल्केन्स है, और एल्केन्स के वेरियस यहाँ पे रिएक्शंस दी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे जो वेरियस रिएक्शंस दी हुई है, यहाँ पे ये जो एरोज हैं इसमें आपको रिएजेंट बताने हैं, ठीक है? तो आप सभी वीडियो को पॉज करेंगे, और यहाँ पे जो जो रिएजेंट्स हैं आप खुद सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, फिर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई मैं साइड में हट रहा हूँ एक बार के लिए, और नाउ थिंक योरसेल्फ, अपने आप सोचो। चलो, होपिंग दैट आप सभी ने ट्राई किया होगा। तो ट्राई करोगे तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आने वाला, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, अगर हमें ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन से यहाँ पे Cl लगाना है भाई, हेलोजन लगाना है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन करेंगे? अब यहाँ पे क्या है, कार्बन इतने रहेंगे, टोटल कार्बन चेंज नहीं होने वाले इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम यूज करने वाले Cl2 के साथ HNu, है ना? यानी फोटो हेलोजनेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने 2 डिग्री रेडिकल बन के Cl आ सकता है। अब यहीं पे अगर मुझे Cl हटाना है और N ब्यूटेन बनाना है, तो कौन सी रिएक्शन यूज कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पे हम यूज करेंगे जिंक, और उसके साथ एसिडिक मीडियम का उपयोग करेंगे। जिंक के साथ जब एसिडिक मीडियम का यूज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन देता है जिससे Cl निकलता है, और फाइनली H+ मिलने से यहाँ पे प्रॉपर रिडक्शन हो जाता है। अगर यहाँ पे मुझे डाइमराइजेशन रिएक्शन करनी है, 2 से 4 कार्बन करने हैं, अरे भैया बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। इसमें 2 इक्विवेलेंट लेंगे सोडियम के या पोटेशियम के, और साथ में लेंगे ड्राई ईथर। इस रिएक्शन का नाम याद है ना तुम्हें? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। अब इसके बाद हम चलते हैं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी है? अरे भाई यहाँ पे सोडियम का सॉल्ट है, पोटेशियम का सॉल्ट है। हाँ, क्या करते हैं डाइमराइजेशन? अरे भाई कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, याद है आपको? एनोड कैथोड पे गैसेस रिलीज होती है, कौन कौन सी रिलीज होती है? CO2 रिलीज होती है, H2 कहाँ रिलीज होती है, पता होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मुझे एल्कीन से एल्कीन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी हाइड्रोजन के साथ अगर मैं लेता हूं यहाँ पे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल ले सकता हूं, तो यहाँ पे ये आराम से बन जाएगा हमारे सामने, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे CO2 निकालना है तो कौन सी रिएक्शन करनी पड़ेगी? याद है आपको? सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम के अंदर हम क्या करते हैं? सोडा लेते हैं, कॉस्टिक सोडा, प्लस हम लेते हैं क्विक लाइम। ये लेंगे तो यहाँ पे CO2 निकल जाएगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम आपको याद है क्या? इस रिएक्शन को बोला जाता है सोडा लाइम प्रोसेस। तो ये होता है सोडा लाइम प्रोसेस। तो एल्केन्स की सबसे मेजॉरिटी रिएक्शंस यही होती है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो एनसीईआरटी से आप और डिटेल में कर लीजिएगा, जिसमें आप ध्यान रखिएगा। हमारे सामने फॉर एग्जांपल CH4 है, अगर CH4 को हमें कन्वर्ट करना है CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या हमें फॉर एग्जांपल CH4 को कन्वर्ट करना है HCHO में, तो क्या करना होगा? या हमारे सामने अगर टर्शरी इस तरीके से कार्बन दिया हुआ है, टर्शरी यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है, और यहाँ पे मुझे OH ग्रुप लगाना है, तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा? तो कई सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड होता है, या मैग्नीशियम एसीटेट होता है, या केमिनोफोर होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शंस है, आप खुद से एनसीईआरटी से टिक कर लेना, मैंने अभी बता दी है, लेकिन ये आप प्रॉपर कर लेना है आपको खुद से। चलो अब अगला फ्लो चार्ट देखते हैं। फुल जोश में आगे बढ़ते रहिए, और जो जो बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया है, भैया लाइक तो बनता है यार फुल जोश में, अगर आप मेहनत कर रहे हो, पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो तो। देखो हाइड्रोकार्बन का अगला फ्लो चार्ट है। यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपको एक एल्कीन दिया है, और एल्कीन से वेरियस रिएजेंट यहाँ पे दिए हैं। ये जो Br यहाँ पे दिया हुआ है, ये है बेयर्स रिएजेंट। ये जो Br दिया है, ये है बेयर्स रिएजेंट, और ये जो पर्टिकुलर एरो है इसमें हम लगा देते हैं HOCl, ठीक है? अब यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर, उसके बारे में बात करनी है, आपको बताना है कौन कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर बनेगा। मैं एक बार साइड हट जाता हूं, आप सभी को वीडियो को पॉज करना है और ट्राई करना है ढंग से। चलो भाई, होपिंग दैट आप सभी ने ट्राई किया होगा। वैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे ठुल्लू बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे होंगे, देख रहे होंगे हाँ सर को ऐसे। मैं बता रहा हूँ, इन वीडियोस को सिर्फ मूवी की तरह देखते रहने से कुछ नहीं होता है भैया, यहाँ पे हमें खुद को इन्वॉल्व होना होता है, तभी मजा आता है, ठीक है? वीडियोस को सिर्फ मतलब वीडियोस की तरह मत देखो, मूवी की तरह मत देखो। अब यहाँ पे एल्कीन में HBr CCl4, भैया कौन सी रिएक्शन होती है? ये होती है मार्कोनिक ऑफ एडिशन, जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है
वहां पे जहाँ पे डिग्री क्या होती है, हाई होती है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्या, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला। रीजन आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि ऑलरेडी जितना स्टेबल बन सकता है उतना स्टेबल है। तो यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होकर हेलोजन आ जाएगा। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या आता है, यहाँ पे हेलोजन आएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा। क्या आपको याद है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन जो होता है वो सिर्फ HBr में ही होता है, यानी पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ वहां पे अप्लाई होता है। द रीजन बीइंग HCl का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, जिसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और HI का बॉन्ड काफी कमजोर हो जाता है। इसीलिए HBr जो है पर्टिकुलरली यही एक ऐसा पर्टिकुलर हेलोजन एसिड है जहां पे ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। अब यहाँ पे अगर हम लेते हैं Br2 वाटर, तो Br2 CCl4 की पहले बात करते हैं। यहाँ पे होता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दोनों पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड टूट के दोनों पोजीशन पे हेलोजन आ जाता है। अब यहाँ पे ये टेस्ट की तरह काम भी करता है एल्कीन और एल्काइन का, जिसके अंदर हेलोजेंस जो है उसका कलर होता है ब्रोमीन का ब्राउन। तो ब्राउन कलर पहले था और बाद में गायब हो जाता है, तो डीकलराइजेशन हो जाता है, यानी कलरफुल सॉल्यूशन ब्राउन से क्या हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाता है। यहीं पे ब्रोमीन वाटर अगर हम यूज करते हैं तो अगेन मार्कोनिक ऑफ एडिशन का यूज करो। मार्कोनिक ऑफ एडिशन का मतलब ये जो पोजीशन है जहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल वहीं आएगा। आप देख सकते हैं वाटर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे OH आएगा इस पोजीशन पे, और जो दूसरी पोजीशन है यहाँ पे क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। ये इसका ट्रिक भी है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कॉन्सेप्ट HOCl में भी यही होने वाला है। यहाँ पे आप अपना न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन है, ठीक है। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ आएगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहां न्यूक्लियोफाइल आएगा, और दूसरे कार्बन पे Cl आएगा। होपिंग दैट आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, क्योंकि रिएक्शंस जितनी सारी हम बार बार करते हैं तो हमें मेमोराइज हो जाता है, और जितने क्वेश्चंस करते हैं उतना ही ये रिएक्शंस टिप्स पे होती है। ये सारी रिएक्शंस आपस में क्या होती है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बेयर्स रिएजेंट लेता हूँ तो आपको याद होगा, बेयर्स रिएजेंट होता है कोल्ड एल्कलाइन डाइल्यूट केमराफोर। अब इसमें पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या हो जाता है, 2 OH आ जाते हैं, सिन एडिशन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे बेयर्स रिएजेंट में जो कलर होता है पिंक, फाइनली वो पिंक कलर डीकलराइज हो जाता है। तो ये भी एक टेस्ट की तरह काम आता है एल्कीन के। अब इसके बाद अगर मैं NBS यूज करूं तो भैया एलाइलिक पोजीशन पे हेलोजन आ जाता है बच्चों, एलाइलिक पोजीशन या बेंजाइलिक पोजीशन पे हेलोजन आ जाता है। NBS जो होता है, इसका पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म याद है तो मैं, क्या होता है बताओ सभी, एवरीबॉडी, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है इसका। चलो अब चलते हैं अगले फ्लो चार्ट पे। यहाँ पे हमारे सामने एल्कीन दिया है, और एल्कीन में ये एरोज मिसिंग है। आपको बताना है कि भाई इन एरोज पे कौन कौन से रिएजेंट आएंगे। यहाँ पे एल्काइन भी है, तो इस एल्काइन में आपको बताना है कौन सा रिएजेंट पॉसिबल है। तो एक बार वीडियो को पॉज तो क्या कर सकते हो, मतलब आप खुद ट्राई करो जल्दी से, और फिर मैं बताता हूँ। चलो देखो, अगर मुझे यहाँ पे पानी का एडिशन करना है, वाटर का एडिशन करना है, और यहाँ पे मार्कोनी ऑफ रूल लगाना है, यानी जो न्यूक्लियोफाइल है अगर मुझे हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन वहीं पे लगाना है, उसी पॉइंट पे लगाना है, तो यहाँ पे आप सिंपली डाइल्यूट H2SO4 यानी H+ के साथ पानी ले सकते हो, तो डाइल्यूट H2SO4 से काम चल जाएगा। या आप एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं OMDM यानी ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब ये जो रिएक्शन होती है ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें याद है आपको कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, भाई यहाँ पे मरकरी एसीटेट यूज करते हैं, मरकरी एसीटेट यूज करते हैं, उसके साथ पानी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ लेना है, करना है, यानी OH मुझे दूसरे कार्बन पे लगाना है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसका नाम याद है आपको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे जो मेजर रिएजेंट है वो क्या यूज होता है भैया, B2H6 होता है। B2H6 के बाद यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी H2O2 OH- का यूज होता है। तो यहाँ पे B2H6 और फिर H2O2 O- OH-, और यहाँ पे मरकरी एसीटेट का यूज होता है, मरकरी एसीटेट यानी HgOAc ट्वाइस का यूज होता है, और उसके साथ पानी लेते हैं, फिर NaBH4। तो फर्क दोनों में यह है कि यहाँ बाद में रिड्यूसिंग एजेंट का यूज होता है, और यहाँ पे बाद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी H2O2 का उपयोग होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारे सामने एल्काइन दिया है, एल्काइन में हमें यहाँ पे कीटोन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, तो भैया यहाँ पे जो अगर मैं कीटोन बनाना चाहता हूँ, तो अगेन मुझे एक बड़ी फेमस रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं कुछ रोस रिएक्शन। यहाँ पे HgSO4 के साथ अगर आप H2SO4 यूज करते हो, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा वाटर का, जिसमें ये जो पर्टिकुलर कार्बन है जिसका डिग्री हाई है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे हमारे सामने OH आएगा। और अगर यहाँ पे OH आएगा तो आप सभी जानते हैं इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म में ज्यादा स्टेबल जो होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, कीटो फॉर्म होता है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग C डबल बॉन्ड हो, जिस कारण हमारे पास फाइनली ये प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये बन जाएगा, और बहुत 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 मजा आएगा। चलो अब इसके बाद देखते हैं अगले फ्लो चार्ट को। अभी हमारा हाइड्रोकार्बन का चल रहा है क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस इसमें होती है। अब हमारे सामने एल्कीन है, और एल्कीन के सामने O3H2O2 है, एक बार O3ZnH2O है, ठीक है। हमारे एडिटर कई बार कमाल कर देते हैं,
एल्काइन के साथ एक बार रिडक्टिव ओजोनलाइसिस कर रखी है और एक बार ऑक्सीडेटिव, ओ का मतलब है ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस, और एक बार ये रिएक्शंस है। तो इन सब में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे जल्दी से एक बार आप सोचिए, दिमाग लगाइए, ठीक है, फिर मैं इन सब के जवाब देने वाला हूँ। बहुत बहुत मजा आने वाला है। चलो भाई, होपिंग दैट सभी ने एक एक करके सोच लिया होगा, दिमाग लगा लिया होगा। यस एवरीवन, दिमाग लगा लिया सभी ने, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ कि यहाँ पे ये जो ओजोन के साथ अगर हम H2O2 यूज कर सकते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस। याद आया कुछ? यहीं पे अगर पानी भी यूज करो तो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस ही होती है, कोई और पेरोक्सी एसिड यूज करोगे तो भी ऑक्सीडेटिव ओजोनलाइसिस ही होती है। अगर O3 के साथ ZnH2O यूज करते हो या आप डाइमेथाइल सल्फाइड यूज करते हो तो भी हमारे पास रिडक्टिव ओजोनलाइसिस होगा। तो ओजोनोलाइसिस दोनों तरह का आ सकता है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, इफ इट इज नॉट मेंशन कि ओजोनोलाइसिस कौन सा है, तो इन जनरल वो रिडक्टिव होता है, इन जनरल, राइट। अब यहाँ पे अगर आप रिडक्टिव करते हो तो क्या करोगे, इसको ब्रेक कर दो और इसको ब्रेक करने के बाद दोनों तरफ कार्बोनिल कंपाउंड बना दो। यानी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में बच्चों हमेशा हमें मिलता है कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी एल्डिहाइड कीटोन्स हमें मिलते हैं, या तो एल्डिहाइड्स कीटोन्स वही मिलते हैं। यहीं पे अगर ऑक्सीडेटिव होगा तो आप सभी को पता है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एसिड बन जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। अगर दोनों यहाँ पे कीटोन होते तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों कीटोन ही बनते। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है एल्काइन। एल्काइन में अगर रिडक्टिव करेंगे तो यहाँ पे भी सेम फंडा लगेगा। जैसे यहाँ पे आपने डबल बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ पे भी दोनों पाई बॉन्ड तोड़ोगे और दोनों पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ बन जाएगा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बन जाएगा? डाई कार्बोनिल कंपाउंड। मेरे साथ साथ आप बोलते भी रहना, लिखते भी रहना, पूरा इन्वॉल्व हो जाना। हो सकता है घर वाले आपको पागल समझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई के लिए पागलपन इस समय अच्छा है, ठीक है, बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। अब यहीं पे ऑक्सीडेटिव करते हो तो ये बॉन्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ये फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा, और अगर ये बॉन्ड फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएगा बच्चों तो इसका ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो एल्काइन जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सामने देता है। किस तरीके से, कब देता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे रिएक्शन आप सभी को याद होगा भैया, अगर मुझे सिस एल्कीन चाहिए तो हम यूज करते हैं पॉइजन पैलेडियम। पॉइजन पैलेडियम में खासतौर पे जब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हम यूज करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट। कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय अगर यहाँ पे BSO4 ले तो भी वही फंक्शन परफॉर्म होता है, बट ध्यान रखिए इट इज नॉट लिंडलार्स। लिंडलार्स तब होता है जब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब यहाँ पे Na लिक्विड NH3 अगर मैं यूज करता हूँ तो यहाँ बनेगा ट्रांस एल्कीन, यहाँ बनता है ट्रांस एल्कीन। और अगेन ध्यान रखिएगा ये बर्च रिडक्शन नहीं होता है, इट इज नॉट बर्च रिडक्शन। ओके, चलो अब चलते हैं अगला फ्लो चार्ट। अगले फ्लो चार्ट में हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है आपको एल्काइल हैलाइड्स, और एल्काइल हैलाइड्स में क्या क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दिमाग लगाइए खुद जल्दी से। यहाँ पे आपको एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और आपको ये बनाना है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो थिंक योरसेल्फ, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनाया जाएगा, राइट। और भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मुझे कुछ ऐसा करना है, यहाँ से बनाना है, और हाँ रिवर्स में भी जा सकते हैं, या अगर मुझे एल्कीन से बनाना है, व्हाट विल आई डू। तो जो भी एरोज पे जो भी मिसिंग रिएजेंट्स हैं आप सभी को बताने हैं। जो भी एरोज पे मिसिंग रिएजेंट है बना पाओगे, कर पाओगे, आई नो दैट फॉर श्योर, ठीक है। तो जो बच्चा अभी सेशन में आता जा रहा है, भैया आते ही करना क्या है जानते हो ना, अपने लिए, खुद के लिए लाइक करना है, बिकॉज यू आर ऑसम, यू आर द बेस्ट, यू विल डू वेरी वेल इन योर लाइफ, डोंट वरी एट ऑल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो भैया यहाँ पे Cl की जगह पे अगर मुझे आयोडीन लगाना है और डैश की बजाय वेज पे लगाना है तो यहाँ इन्वर्जन करना होगा। यानी ये रिएक्शन कौन सी होती है भैया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद है ना आपको, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। अब यहीं पे अगर मुझे फ्लोरीन लगाना है, अगेन SN2 मैकेनिज्म करना है, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे आपको याद है इसका शॉर्ट ट्रिक, AgF, हक करो सबको भाई, AgF सिल्वर फ्लोराइड है ना, Hg2F2, मतलब दोनों में से भाई ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के फ्लोराइड्स का यूज करते हैं यहाँ पे फ्लोरीन लगाने के लिए। सबको SbF3 को में आ जाएगा CF2, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन का नाम आपको याद है क्या, इस रिएक्शन को बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। दिस इज नोन एज स्वार्ट्स रिएक्शन। अब यहीं पे अगर मुझे एल्कीन बनाना है और एल्कीन मुझे हॉफमैन बनाना है, ये जो पाई बॉन्ड इधर आया ध्यान रखिए, ये एल्कीन है लेस सब्स्टिट्यूटेड।
अगर लेस सब्स्टिट्यूशन होना है यानी हॉफमैन प्रोडक्ट मुझे बनाना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना होगा बल्की बेस। और बल्की बेस याद है आपको क्या होता है, बहुत ही पॉपुलर है ये रिएजेंट, बहुत पॉपुलर है, इसको बोलते हैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये जो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होता है इससे बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कॉमन है ये रिएजेंट, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे अगर OH हटा के यहाँ पे Cl लगाना है तो इसके बहुत बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन वन ऑफ द वेज सिंपली आप यहाँ पे HCl प्लस ZnCl2 ले लो, लुकास रिएजेंट को ले लो, या इसके अलावा आप PCl5 भी ले सकते हो, PCl5 से भी यहाँ पे Cl आ जाएगा। अगर मुझे एल्कीन से Cl यहाँ पे लगाना है तो सिंपली आप मार्कोनिकोव एडिशन कर सकते हो, HCl के साथ CCl4 कर सकते हो। तो एल्काइल हैलाइड बनाने के भी देयर आर वेरियस वेज। उसके अलावा फोटो हेलोजिनेशन करके एल्काइल हैलाइड बना सकते हो, लेकिन उसकी वेरियस रिएक्शंस आप देख सकते हो जो यहाँ पे अपन ने अभी देखी। चलते हैं फ्लो चार्ट में आगे। अब यहाँ पे एल्कीन अगर आपको नॉर्मल बनाना है यानी आपको ZZEF या ZSEV एल्कीन बनाना है तो क्या करना होगा, OCH3 लगाना है तो क्या करना होगा, OH लगाना है तो क्या करना होगा। जल्दी से ट्राई करें सभी के सभी, बहुत ही सिंपल है ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको मतलब बहुत ही कम समय लगेगा। हाँ भाई पूरा फास्ट चलो, बहुत मजा आएगा। देखो होपिंग दैट आप सभी ने इसको कर लिया होगा। देखो भाई अगर मुझे एलिमिनेशन करना है यहाँ पे तो यहाँ पे सिंपली मैं मल्टीपल तरह के बेसिस यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एल्कोहलिक KOH यूज कर सकता हूँ जो सबसे कॉमन है। एक्वस KOH जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एल्कोहलिक KOH जो होता है वो एलिमिनेशन करता है। और यहाँ पे बच्चों E2 मैकेनिज्म होता है, E2 मैकेनिज्म से जेईई मेन में बहुत ही कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मुझे OCH3 चाहिए वो भी वेज में, यानी मुझे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा, यहाँ पे मैं यूज करूंगा हमारे सामने दिया होगा CH3ONA। यानी ये रिएक्शन जो हो जाएगी इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जो ईथर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और यहाँ SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। हाँ एक बात अलग है कि यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड एलिमिनेशन के भी काफी हाई चांसेस हैं, पर यहाँ पे अभी जो कन्वर्जन है उसके लिए यही हमें सूट करेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे OH चाहिए तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो एक्वस KOH। सिंपली एक्वस KOH लोगे तो आपका काम यहाँ पे हो जाने वाला है, बहुत मौज हो जाने वाली है। कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वेज में है यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है बच्चों। चलते हैं अगले फ्लो चार्ट पे। अब हम बात करते हैं, हमारे सामने आ गया भैया बेवड़ों की आन बान और शान, यानी अल्कोहल्स हमारे सामने पधार गए हैं। अब ये जो पर्टिकुलर अल्कोहल्स है इनको हमें देखना है कि यहाँ पे अल्कोहल दिया है और उसके बाद कन्वर्जन करके कुछ बना रखा है। अब आपको देखना है कि यार ये जो बना रखा है ये कैसे बनेगा, हाउ विल दैट बी फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब इसके बीच में रिएजेंट जो मिसिंग रिएजेंट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके जैसे भी अभी के अभी आप देखो एक बार और साथ में ट्राई कर लो, साथ साथ कर लो तो भी बढ़िया मौज हो जाएगी आपकी। हाँ जी एवरीवन, चलो भाई जोश पूरा मेंटेन रखना है अपने को, सेशन के एंड तक फुल हाई जोश मेंटेन रखना है। ठीक है, चलो देखो यार पहले केस में अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीडाइज करना है, कीटोन बनाना है तो ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास वेरियस रिएजेंट पॉसिबल है। वन ऑफ देम इज PCC, प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट का यूज कर सकते हो, या आप कॉपर के साथ हीट का यूज कर सकते हो, या आप CrO3 के साथ CH2Cl2 का यूज कर सकते हो। राइट, तो ये जो होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं C डबल बॉन्ड O में। अब यहाँ पे अगर मुझे Cl में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था लुकास रिएजेंट का यूज कर सकते हो। आप सिंपली HCl को ले सकते हो या PCl5 को ले सकते हो। ठीक है, या आप रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 को ले सकते हो, या आप SOCl2 को ले सकते हो। SOCl2 पर्टिकुलरली बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि याद आया आपको SOCl2 में हमारे पास जो लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो गैशियस होते हैं। SO2 और HCl निकलते हैं, ये NCERT में पॉइंट दिया हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे एल्कीन बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, तो अगर मुझे यहाँ पे एल्कीन बनाना है तो भाई वही एलिमिनेशन करना होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बस H+ के साथ, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 या H2SO4 के साथ जब मैं हीट करूंगा तो यहाँ मैकेनिज्म हो जाएगा E1 मैकेनिज्म के बाद ये फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीडाइज करके किसी तरीके से ये बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाना है, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे हमारे सामने है CH3CHOH जो ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन बन रहा है, ऑक्सीडाइज होके मिथाइल कीटोन। और याद करो मिथाइल कीटोन की फेमस रिएक्शन कौन सी होती है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो यहाँ पे हमें फैलोफॉर्म रिएक्शन करना पड़ेगा, यानी NaOI। इसमें रेशियो याद है आपको, मोलर रेशियो 3:4 होता है। 3 मोल्स ऑफ NaOH प्लस 4 मोल्स ऑफ हमारे पास I2 का यूज होता है। सॉरी, यहाँ पे इसको मैं दोबारा बताता हूँ, 3I2 प्लस 4 NaOH यूज होता है, कब, कीटोन्स के साथ या एल्डिहाइड्स के साथ। लेकिन यहीं पे अगर हमारे सामने अल्कोहल है तो एक एक मोल एक्स्ट्रा हो जाता है, नहीं तब रेशियो 3:4 की बजाय क्या हो जाती है, 4:5 हो जाती है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे OCH3 लगाना है। OCH3 लगाने के लिए हमें यहाँ पे इसका H हटाना है, जिसके लिए पहले हम सोडियम
यूज करेंगे, सोडियम यूज करेंगे, पोटेशियम, कोई भी ऐसा बेस यूज करेंगे जिसका H को निकालेगा, और फिर O- जो होगा वो एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा CH3 पे, जिससे हमारे सामने OCH3 विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरीके से अल्कोहल का फ्लो चार्ट आप सबने देख लिया है। अब अल्कोहल के साथ साथ ईथर का फंडा तो आप ऑलरेडी जान चुके हो भैया। ईथर के अंदर जो फ्लो चार्ट है, ईथर में विलियमसन ईथर सिंथेसिस यू हैव ऑलरेडी नोन। ईथर की इसके बाद एक रिएक्शन और होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसमें हमारे पास ईथर दिया है और ईथर का रिएक्शन करा रखा है भैया किसके साथ, HI के साथ। अब HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन जाता है जो अपने को दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन हाईली स्टेबल है, हेंस यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फेवरेबल होता है। तो HI में नॉर्मली HI में क्या होता है, बिकॉज I माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, हेंस SN2 इज मोर फेवरेबल। लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अलग चीजें हो सकती हैं, जो इस केस में हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन, यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फेवरेबल होता है। तो अल्कोहल के साथ ईथर में किस तरह की चीजें होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका फ्लो चार्ट देखते हैं और इसके बेसिस पे यहाँ पे सारे सवाल करते हैं। तो यहाँ पे जो भी मिसिंग आपको दिखाई दे रहा है उसको अपने को सॉल्व करना है, उसको अपने को करना है। तो सभी ट्राई करिए अल्कोहल के बाद एसिड के इस फ्लो चार्ट को ट्राई करिए एवरीबॉडी, वीडियो को पॉज करके। हाँ जी एवरीवन, देखिए ये भी बनाना आसान है, नॉट डिफिकल्ट, बट एक्चुअल में यहाँ पे शायद वो जो ये OH मिस हो गया लगता है, ठीक है। तो वैसे ये भी बनाया जा सकता है कन्वर्जन से। अगर यहाँ पे OH लगाना है हमें तो हम क्या यूज करते हैं, एक बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसको बोलते हैं LiAlH4, और ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, यानी जो COOH आपको दिखाई दे रहा है इसको CH2OH में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पे अगर मुझे OH की जगह पे Cl यूज करना है तो यहाँ पे आप SOCl2 यूज कर सकते हो, या आप PCl5 फॉस्फोरस डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, जो OH को रिप्लेस करके हेलोजन वहां पे लगा देता है। अगर मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस तरह का एनहाइड्राइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे P2O5 डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना पड़ेगा, जिसमें 2 यूनिट आपस में कंबाइन करेंगे और ये 2 यूनिट H2O निकाल के हमारे सामने एनहाइड्राइड पेश कर देंगे। अगर मुझे यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हेलोजन लगाना है, यानी अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगाना है, तो एक बहुत ही फेमस रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं HVZ। HVZ का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है याद है तुम्हें? हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन। अब इसमें रेड फॉस्फोरस के साथ हेलोजन यूज करते हैं और बाद में पानी का उपयोग करते हैं। तो रेड फॉस्फोरस और हेलोजन यानी Br2 यूज करोगे तो हेलोजन यहाँ आ जाएगा, फिर दोबारा पानी यूज करोगे तो यहाँ पे जो बीच में OH की जगह पे ब्रोमीन आया होगा उसकी जगह OH वापस आ जाता है। तो हेल वोलार्ड जेलेस्की रिएक्शन इज लाइक क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मुझे एसिड से अगर एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको पार्शली अगर हम यहाँ तक पहुंचाना चाहते हैं तो डाइबल H का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं एसिड को इसमें कन्वर्ट करने के लिए। देखिए डाइबल H का प्राइमरी यूज जो होता है वो यूज होता है हमारे पास एस्टर्स को और जो साइनाइड होता है उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का, राइट। तो नाइट्राइल्स और एसिड एस्टर्स को मेनली कन्वर्ट करता है, लेकिन हाँ एक्सेस में दिया है तो एसिड कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड्स। अब यहाँ पे अगर हम इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने मान लीजिए कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, यानी हमारे सामने एल्डिहाइड कीटोन्स दिए हुए हैं। अब हमारे सामने एल्डिहाइड कीटोन्स दिए हैं, उससे पहले हाँ चलो एल्डिहाइड कीटोन्स, मान लो कीटोन एल्डिहाइड सिमिलर रिएक्शंस इनकी होती है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो रिएजेंट्स हैं वो आपको बताने हैं, सोचना है कि कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके या जैसे भी सारे रिएजेंट सोचिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत बहुत मजा आने वाला है, ट्राई करिए एवरीवन। हाँ जी देखो, यहाँ पे अगर मुझे OHCl लगाना है तो यहाँ पे जो रिएजेंट है यानी ये रिएक्शन है साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, और एल्डिहाइड कीटोन की मेजॉरिटी रिएक्शंस जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ पे लग जाता है। यहीं पे हम सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन भी करते हैं जिसमें हमारे सामने दिया जाता है NaHSO3, और NaHSO3 की रिएक्टिविटी जो होती है वो एल्डिहाइड्स के लिए ज़्यादा होती है, कीटोन्स में कम होती है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड वहाँ पे फॉर्म होता है। यहीं पे अगर हमारे सामने ऑक्साइम बनाना है यानी अमोनिया डेरिवेटिव हमारे सामने है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारे सामने NH2OH है, लेकिन एक जनरल रिएक्शन जब कराई जाती है अमोनिया डेरिवेटिव से तो वहाँ पे हमें दिया जाता है NH2Z, यानी यहाँ पे Z वेरिएबल है।
विच कैन बी OH। हो सकता है हाइड्राजीन वाले केस में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ हमने यूज किया NH2 यहीं पे अगर मुझे सेमी कार्बाजोन बनाना है तो उसके लिए हम सेमी कार्बाजाइड का यूज करते हैं, यानी उसमें यूज कर सकते हैं NH2 NHC डबल बॉन्ड O NH2 का यूज करते हैं। सिमिलरली 2,4-DNP टेस्ट जो होता है वो भी यहीं पे करते हैं। 2,4-DNP टेस्ट के अंदर हमारे सामने क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिससे बनता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, राइट। तो इन सभी रिएक्शन में जनरल में क्या होता है, Z वेरी करता है। Z कभी ये आ जाता है, कभी Z हमारा OH आ जाता है, Z कभी NH2 आ जाता है, Z कभी CH3 आ जाता है, जिससे इमाइन यानी शिफ बेस का फॉर्मेशन होता है। तो आपने देखा कि अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शंस बहुत ही आसान होती हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ H2O निकाल के आप डायरेक्टली उनको कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मुझे CHI3 चाहिए तो आपके सामने मिथाइल कीटोन होना बहुत जरूरी है, या मिथाइल एल्डिहाइड हो, या अल्कोहल वाला केस भी हमने किया था। ये रिएक्शन जो होती है जिसमें येलो कलर का PPT बनता है, आपको याद ही आ गई कौन सी रिएक्शन है ये हमारे पास है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है, पॉपुलर रिएक्शन, आप सभी को टिप्स पे होनी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर मुझे बनाना है इसको CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, भैया क्या करना पड़ेगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, विग्रस ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। जब इसका विग्रस ऑक्सीडेशन करोगे KMnO4 के साथ, तभी ये पॉसिबल है कि ये टूट जाए पूरा का पूरा, तब इसका इनॉल बनता है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि इसका इनॉल बनता है, और ये इनॉल जो है ये फर्दर ब्रेकडाउन होकर हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है। अब अगर मुझे C डबल बॉन्ड O यहाँ से हटाना है, तो C डबल बॉन्ड O हटाने के लिए देयर आर टू एक्सट्रीमली पॉपुलर रिएक्शन, दो बड़ी ही पॉपुलर रिएक्शन यहाँ पे होती है, जिनको बोला जाता है वुल्फ किर्शनर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन। देखिए वुल्फ किर्शनर और क्लेमेंसन में अगर हम क्लेमेंसन की बात करें तो वहां हम यूज करते हैं ZnHg के साथ HCl का यूज करते हैं, और यहीं पे अगर वुल्फ किर्शनर हमारे सामने होता है तो हमारे सामने हाइड्राजीन के साथ KOH इन इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं। तो हाइड्राजीन KOH यानी NH2 के साथ KOH होगा, तब हमारे पास हो जाएगा वुल्फ किर्शनर रिडक्शन, और यहाँ पे ZnHg HCl है तो हमारे सामने हो जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन। उसके अलावा आप इसके साथ जो कीटोन वगैरह है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो अपने को आनी बहुत बड़ी जरूरी है। जैसे मान लो यहाँ पे अपने को प्रोटेक्शन करना है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, जिसमें इस तरह का साइक्लिक एसिडल बन जाता है, और ये बनाने के लिए हम ग्लाइकोल का यूज करते हैं। ये रिएक्शन आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंडिंग है। ग्लाइकोल के साथ अगर हम H2O को रिमूवल कर दे, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन, तो इस तरह का एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, और ये पर्टिकुलर रिएक्शन भी काफी कॉमनली आती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन किस तरीके से की जाती है। चलो एल्डिहाइड कीटोन्स में फर्दर ये दो रिएक्शन और ऐसी होती है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है, दोनों ही नेम्ड रिएक्शन, इनका नाम शायद देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, आ गया होगा। जल्दी से आप ट्राई करें, एवरीवन ट्राई करें इस पर्टिकुलर रिएक्शन को। हाँ जी, चलो होपिंग दैट आप सभी ने ट्राई जरूर किया होगा। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पहले से इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ कार्बन जब पहले से इंक्रीज हो गए तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन कौन सी है भाई? यस एवरीवन, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, बल्कि एल्डोल रिएक्शन। ये रिएक्शन में फर्दर कंडेंसेशन हो सकता है ऑन हीटिंग, और फर्दर कंडेंसेशन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन आता है, और अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन के 2 यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली, आइदर NaOH KOH या Na2CO3 K2CO3 एक्वस ले सकते हैं आप। तो ये 2 यूनिट आपस में कंबाइन करके ये प्रोडक्ट बनाती है, और इसका ट्रिक भी आप सभी को, मतलब इसका फंडा भी डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, जिसमें भाई एक पर्टिकुलर यूनिट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, जिसमें कार्बेनाइन बनता है, और ये जो कार्बेनाइन है ये अटैक करता है इस तरीके से दूसरे यूनिट पे, और जब ये दूसरे यूनिट पे अटैक करता है तो व्हाट यू गेट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, यू गॉट द पॉइंट। अब हम इसके बाद अगर बात करें तो एल्डोल रिएक्शन वेरियस टाइप्स की होती है। जैसे ये तो बिल्कुल सिंपल एल्डोल रिएक्शन हो गई। अब यहीं पे एल्डोल में क्रॉस एल्डोल भी हो सकता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं क्रॉस एल्डोल की बात यहाँ पे करूँ तो क्रॉस एल्डोल में यहाँ पे हमारे पास एक कीटोन है, हो सकता है दूसरा हमारे सामने एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फा H ना हो, तो इस तरह से क्रॉस एल्डोल हो सकता है। और इसमें ध्यान रखिए कि जब एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो आप खुद ही सोचिए अटैक होना कहाँ पे ज्यादा फेवरेबल है, कीटोन पे ज्यादा फेवरेबल है या एल्डिहाइड पे ज्यादा फेवरेबल है, कहाँ पे ज्यादा फेवरेबल होगा, क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी? यस एवरीवन, देखिए ये जो एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है इस पे अटैक होना ज्यादा फेवरेबल होता है। तो एक बात ध्यान रखिए, दिमाग में प्रॉपर अच्छे से बसा के रखिए कि अटैक ऑन
एल्डिहाइड इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू कीटोन, राइट। तो क्रॉस में हमें ध्यान रखना है। इंट्रामोलिकुलर में हमें क्या ध्यान रखना है? देखो इंट्रामोलिकुलर में कई बार इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है और इसका ओजोनोलाइसिस कराया गया। जब इसका ओजोनोलाइसिस कराया गया तो हमारे सामने बन गया कुछ ऐसा, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। अब हमें देखना है कि कहाँ से अटैक होगा, कहाँ से रिंग फॉर्मेशन होगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्लियर पहचान में आ जाएगा कि भैया हमारे सामने ये एल्डिहाइड है तो अटैक तो यही होगा, अटैक तो एल्डिहाइड पे होगा। अब अटैक यहाँ से होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, तो अल्फा एच यहाँ से निकलेगा या अल्फा एच यहाँ से निकलेगा। अब दोनों में अगर यहाँ से अल्फा एच निकालोगे तो उस केस में जो रिंग का साइज बनेगा वो बनेगा 5, और यहाँ से अगर अल्फा एच निकालोगे तो रिंग का साइज क्या बनेगा बच्चों? कैन यू थिंक अबाउट दिस? यस, रिंग का साइज बनेगा 7। और आप सभी बताइए 5 और 7 मेंबर्ड रिंग में दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? 5 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 7। तो आप 5 मेंबर्ड को मेजर बनाओगे। तो इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए अपने को एल्डोल रिएक्शन बढ़िया से कर लेनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं ये रिएक्शन, तो इसमें आपको दिख रहा है कि भाई इसी का एक यूनिट क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ये है रिडक्शन प्रोडक्ट, और ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। और ये कौन सी रिएक्शन है? ये है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली एट हाई टेम्परेचर यूज होता है, और इसके दो यूनिट, अगेन इसमें भी दो यूनिट लिए जाते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। अब इस रिएक्शन में भी बहुत सारे वेरिएशन है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली बात करूं तो ये एक तरह का सेल्फ कैनिजारो है और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें इसका एक यूनिट ऑक्सीडाइज होता है और इसका एक यूनिट, इसी का एक यूनिट रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, क्या तुम्हें इसका आरडीएस याद है? कैनिजारो रिएक्शन का आरडीएस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या तुम बता सकते हो कैनिजारो रिएक्शन का आरडीएस क्या होता है? बताइए। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन का आरडीएस तब होता है जब यहाँ से हाइड्राइड आयन माइग्रेशन होता है, यानी H- आयन का जब माइग्रेशन होता है वो इसका आरडीएस होता है। तो H- जितना अच्छे से माइग्रेट करेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब कैनिजारो अगेन मल्टीपल टाइप है, सेल्फ कैनिजारो है, क्रॉस कैनिजारो है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो है। तो इसमें क्रॉस कैनिजारो से खास तौर पे क्वेश्चन बनता है। क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है? देखो, क्रॉस कैनिजारो में हमारे पास दो एल्डिहाइड होते हैं, और ये दोनों एल्डिहाइड जो होते हैं ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे एक एल्डिहाइड जो होता है वो छोटा होता है और एक एल्डिहाइड मोटा होता है, यानी एक बल्की होता है और एक हल्का होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, डायरेक्ट ट्रिक ध्यान रखिए, जो छोटा है ना जैसे HCHO, ये छोटे वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो बड़े वाला है जो मोटू है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और याद रखना भी तो आसान है भाई, मोटू जो है उसको रिडक्शन की तो जरूरत है, फैट लॉस की जरूरत है, राइट। तो जो मोटू है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल। और यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास HCOOK, एक्चुअली नॉट जस्ट H, पोटेशियम या सोडियम का सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि क्रॉस कैनिजारो में भी डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ऑब्वियसली इन सबसे आने के चांसेस, क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा ही बहुत ही हाई रहते हैं। चलो अब चलते इससे आगे। अब अगर हमारे सामने दिए हुए अमाइंस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स अगर हमारे सामने दिए हुए हैं तो यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट यूज कर सकते हैं आपको सोचना है। यहाँ पे NC है, ये एक्चुअली N ट्रिपल बॉन्ड C, ये NH2 है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। और इनमें क्या क्या यूज करेंगे ये आपको सोचना है, थिंक अबाउट दैट। मिसिंग रिएजेंट्स को बताइए। वीडियो को पॉज करो नहीं करो पर लेकिन खुद पूरा इन्वॉल्व होना है, फुल एनर्जी के साथ लगे रहना है। चलो भाई, होपिंग दैट आप सभी ने इसको ट्राई किया होगा। देखो, NH2 को NC में कन्वर्ट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के अंदर क्या यूज किया जाता है? यहाँ पे यूज किया जाता है CHCl3, और उसके साथ यूज किया जाता है KOH। देखिए, CHCl3 KOH की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन दोनों से मिलकर बनता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट जो होता है CCl2 यानी कार्बीन। तो यहाँ पे ये जो कार्बीन है ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और इस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन होता है हमारे 1 डिग्री अमाइन के साथ जो न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में रिएक्शन करके HCl निकलता है और हमारे सामने फाइनली बन जाता है N ट्रिपल बॉन्ड C, जिसमें N पे प्लस C पे माइनस होता है। अब ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका नाम सुना है आपने, क्या होता है? दिस इज आइसोसाइनाइड। और इसकी खुशबू के बारे में कुछ सुना है क्या? नहीं नहीं नहीं, बैड स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है ये। तो आइसोसाइनाइड यहाँ पे फॉर्म होता है, इट इज अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। ओके, तो इसीलिए एज इट इज फाउल स्मेलिंग, तो ये हमारे सामने जो 1 डिग्री दिया हुआ है इसी के टेस्ट की तरह काम आता है। तो इट इज अ टेस्ट फॉर 1 डिग्री अमाइन।
अब 1 डिग्री अमाइन में आप एक बात सोचिए, अगर हमारे सामने आ जाता है 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन जैसे कि एनिलीन, क्या आप सोच सकते हो यहाँ पे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक? एनिलीन के केस में क्या ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं आपको बता देता हूँ सभी को, यहाँ पे रिएक्शन एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक दोनों ही केसेस में होती है। इन बोथ द केसेस रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये बात अलग है कि यहाँ पे रिएक्टिविटी थोड़ी सी स्लो हो जाती है बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। एज ये जो एन का लोन पेयर आपको दिखाई दे रहा है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो आप समझ सकते हैं खुद से ही कि इसका रिएक्टिविटी पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अगला रिएक्शन, कर लिया आपने सभी ने, बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। और गैब्रियल थैलेमाइड में क्या होता है भाई? गैब्रियल थैलेमाइड में हमारे सामने जो ये दिया हुआ है कंपाउंड, ये हमारे पास है थैलेमाइड, राइट। अब थैलेमाइड का रिएक्शन हम कर रहे हैं तो फाइनली RNH2 बनता है और ये RNH2 जो होता है ये 1 डिग्री अमाइन होता है। यानी पहली चीज तो अपने को क्लियर होनी चाहिए कि 1 डिग्री अमाइन ही हम इसके अंदर फॉर्म कर सकते हैं। ओनली 1 डिग्री अमाइन कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज सोचनी अभी के अभी, क्या हम इसमें एल्लीन को बना सकते हैं? मतलब एरोमेटिक 1 डिग्री को क्या हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन को हटाया जाता है, हाइड्रोजन को हटा के K+ लगाया जाता है, यानी H+ का रिमूवल होता है। और थैलेमाइड का जो हाइड्रोजन होता है ये काफी एसिडिक होता है ना। अब यहाँ पे N पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, नाइट्रोजन पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप सेकंड में क्या लोगे? फिर आप लोगे एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे बेंजीन तो ले नहीं सकते क्योंकि अगर बेंजीन पे हेलोजन लगा होगा तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा नहीं। तो यहाँ पे ये होगा और इसके बाद फिर फाइनली हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हाइड्रोलिसिस करोगे तब जाके हमें यहाँ पे मिलेगा RNH2। यस एवरीवन, बात क्लियर है सभी को? तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, बड़ी ही मतलब काफी कॉमन क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, डायरेक्टली आ जाते हैं कि बताओ कौन कौन सा अमाइन बन सकता है कि नहीं। अच्छा, एक और बात इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हमारे सामने आ जाता है कुछ ऐसा, ये हम बनाना चाहते हैं, सॉरी टर्शरी अमाइन, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन अगर हम बनाना चाहते हैं, मान लो ये बनाना चाहते हैं, आपको सोचना है क्या हम इसको बना सकते हैं? कैन दिस बी फॉर्म्ड बाय हमारी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से इसको बनाया जा सकता है क्या? सोचिए इसके बारे में जल्दी से, थिंक अबाउट इट। नहीं बना सकते भैया, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बताओ? इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसके लिए हमें लेना पड़ेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में क्या SN2 रिएक्शन पॉसिबल है? बताइए सभी, इज SN2 रिएक्शन पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए दैट कैनॉट बी, दीज कैनॉट बी फॉर्म्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक ही 1 डिग्री को बना देगा। 1 डिग्री में भी मतलब कुछ केसेस हैं जहां गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन वर्क नहीं करती है। अब इसके बाद हमारे सामने मान लो ये दिया हुआ है NH2 बनाना है। अरे भैया बड़ी ही फेमस रिएक्शन है, याद आई तुम्हें? ये रिएक्शन होती है हमारी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहाँ पे हम यूज करते हैं Br2+4KOH। ये मोलर रेशियो अपने को क्लियर होनी बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमारे साथ CHCl3+3KOH होता है, यहाँ पे Br2+4KOH होता है, 1:4 का रेशियो होता है बच्चों। और यहाँ पे जो हेलोजन है डिसप्रपोर्शनेशन करता है, तो यहाँ पे हाइपोब्रोमाइड आयन भी दिया जा सकता है, KOBr भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 डिग्री अमाइड जो होता है इसका C डबल बॉन्ड हो यहाँ से निकल जाता है। एक मूवी आई थी शायद बहुत पहले, अब तो टाइम हो गया, एक था विलन। तो इसमें इट्स लाइक R और NH2 जो है वो एक दूसरे के प्रेमी है, और C डबल बॉन्ड जो है ये बीच में क्या है, ये विलन है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं डीप में जाऊं, थोड़ा सा डीप में, है ना, तो यहाँ पे R और NH2 में अगर बोले तो एक हमारे पास फॉर एग्जांपल एक तरफ हम है और एक तरफ भगवान है, और ये बीच में पूरा का पूरा संसार है, राइट। तो ये भी फंडा वाला ट्रिक आप दिमाग में रख सकते हो। तो यहाँ पे हम NH2 1 डिग्री अमाइन को फॉर्म करते हैं, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत बहुत बार आते हैं। कई बार इंटरमीडिएट पे भी आ जाते हैं, बताओ भाई इसके अंदर कौन कौन से इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आइसोसाइनाइड और कार्बामिक एसिड, आइसोसाइनेट एंड कार्बामिक एसिड आर फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। आइसोसाइनाइड नहीं बोल रहा, आइसोसाइनेट, राइट, एंड कार्बामिक एसिड आर फॉर्म्ड। अब मुझे मान लो यहाँ पे साइनाइड लगाना है, तो क्या करना होगा?
अगर मुझे यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड एन बनाना है बच्चों, तो यहाँ से H2O को निकालना है। ये जो H2O है, H2 निकला, O निकला, वैलेंसी फ्री हुई, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन करना होगा। अब क्या आप सोच सकते हो डिहाइड्रेशन कौन करता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट करता है। तो यहाँ पे आप P2O5 का यूज कर सकते हो, तो उस केस में यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इवन PCl5 की प्रेजेंस में भी यहाँ पे डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, राइट। अच्छा चलो अब एक चीज बताओ, अगर मुझे यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना है NHCH3 में, क्या आप बता सकते हो क्या यूज करेंगे? अगर हमें आइसोसाइनेट को N ट्रिपल बॉन्ड C को कन्वर्ट करना है NHCH3 में, क्या आप बता सकते हो? ऑल द ATPs अक्रॉस द रीजन की यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल बी, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, क्या करेंगे, क्या बता सकते हो? यस 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 यस, चलो देखो LAH का यूज करना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर आप यूज करते हो, तो ऐसे केस में ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बी कन्वर्टिंग टू NHCH3 और इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है। चलो अब चलते हैं जिंदगी में आगे। यहाँ पे अब एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे सामने दिए हुए हैं, इसका फ्लो चार्ट हमारे सामने दिया हुआ है। सबसे पहला पार्ट आएगा हमारे सामने जो एल्काइन है इसका प्रिपरेशन, ठीक है। अब एल्काइन की प्रिपरेशन में यहाँ पे हमारे सामने दिया हुआ है कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनेगा, तो जहाँ जहाँ एरोज हैं उनको आपको बताना है कि भाई कहाँ से क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी देना है, राइट। तो जो जो एरोज हैं उनका यूज करें और उनका जो मिसिंग रिएजेंट है उसको बताइए, उसका जो मिसिंग रिएजेंट है उसको बताइए। यस, सोचिए सभी के सभी एवरीवन, जो मिसिंग रिएजेंट है उनको बताइए, और फिर मैं तो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी जो मिसिंग है ना, सब जगह बताना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह बताना है। हाँ बच्चों, चलो होपिंग दैट आप सभी ने इसको ठीक से ट्राई किया होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये जो एल्काइन है, ये जो एसिटिलीन है, इसको प्रिपेयर करना बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी। तो यहाँ पे हमारे सामने लाइमस्टोन दिया है, CaCO3 दिया है, लाइमस्टोन से मिलता है हमें लाइम, लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो लाइमस्टोन को जब हम हीट करेंगे तो हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम बनेगा, साथ में CO2 गैस इवॉल्व होगी। अब यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड से अगर मुझे कैल्शियम कार्बाइड बनाना है, कैल्शियम ऑक्साइड से हमें क्या बनाना है, कैल्शियम कार्बाइड बनाना है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, ऐसे केस में कार्बन के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। अब कैल्शियम कार्बाइड के साथ अगर हमें C2H2 बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, पानी डाल देंगे, ठीक है, वाटर डाल देंगे, तो यहाँ पे C2H2 यानी हमारे सामने एसिटिलीन बन जाएगा, ओके। क्योंकि जो कार्बाइड आयन होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इस तरह का हो जाता है, कुछ इस टाइप का, 2 माइनस। ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 C माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, एंड यहाँ पे हमारे सामने बन जाएगा C2H2 यानी एसिटिलीन। अब ये जो एसिटिलीन आपको दिखाई दे रहा है, इसके 3 यूनिट आपस में कंबाइन करके बेंजीन कौन बनाता है, कैसे बनाता है, तो यहाँ पे साइक्लिक ट्राइमराइजेशन रिएक्शन होता है, जिसमें आयरन या कॉपर का रेड हॉट ट्यूब यूज किया जाता है। सिलेंड्रिकल एक ट्यूब होती है, वो सिलेंड्रिकल ट्यूब यूज की जाती है, और रेड हॉट का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है। तो इसके 3 यूनिट आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके ये फॉर्म हो जाता है, राइट। इसको मतलब मेमोराइज करना भी आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। ये 3 यूनिट इस तरीके से आपस में ट्यूब के अंदर अरेंज हो जाते हैं, जिसमें पाई बॉन्ड्स टूटते हैं। ये तीनों पाई बॉन्ड्स टूट के इनके बीच में ये जो वैलेंसी फ्री होती है, ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 3 पाई बॉन्ड्स टूट के दे आर कन्वर्टेड इनटू सिग्मा बॉन्ड्स। यानी आप देख रहे हो कैसे सारा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक फूड फॉर थॉट आपको देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग हैं, और हम लोग फॉर एग्जांपल खुद को नॉर्मली ज़्यादातर लोग तो खुद को बॉडी मान ही लेते हैं, ठीक है। अब खुद को अगर हम बॉडी मानते हैं और सारा संसार जो है ये फॉर एग्जांपल जो भी सब सब लोग बॉडीज ही अगर हैं, तो ये तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी की तरह है, जो फिजिक्स में भी हमने पढ़ा होता है। और ये अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाएगी टाइम के साथ, और ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि क्रिमेशन हो जाता है, क्रिमेशन होने के बाद जब पूरी बॉडी गॉन हो जाती है, तो उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होती है, वो किसी दूसरे वो कहते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो गई बोलते हैं। तो यानी ये तो पूरा एनर्जी हो गया, जो इधर से उधर साइकिल जो है वो चल रही है, ठीक है। अगर ये एनर्जी ही हम है,
तो भी बढ़िया बात है, लेकिन ओवरऑल द थॉट प्रोसेस इज कि क्या इस एनर्जी के बियॉन्ड कुछ है, जो ये सब चल रहा है इसके बियॉन्ड कुछ है, तो दैट इज द की क्वेश्चन, राइट, है ना। और जो फिजिक्स है, जो साइंस है, वो प्राइमरीली इस एनर्जी को जो यहाँ पे है उसी को ही एक्सप्लेन करता है। वो उसके बियॉन्ड कहाँ से वो आ रही है, उसका सोर्स जो है वो उस पर काम नहीं करता है। वो जो हमारे सामने जो दिख रहा है उसी के बारे में साइंस बात करता है, इसीलिए वो उसका एक लिमिट आ जाता है और उसके बाद जो जवाब हैं वो मिलते नहीं है, ठीक है। चलो, ये एक डीपर एंगल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे सामने अगर फिनॉल दिया है और फिनॉल को हमें कन्वर्ट करना है बेंजीन में, तो यहाँ पे OH को हटाने के लिए हमें जिंक डस्ट का यूज करना पड़ता है। अभी जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट OH को रिमूव कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। इसमें हमारे सामने एन हेक्सेन दिया है और उसके कॉर्नर्स से ये आपस में कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं जैसे Al2O3, या मॉलिबेंटम का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं MO2O3, या वेनेडियम का ऑक्साइड यूज कर सकते हैं V2O5। ये एनसीईआरटी बेस्ड रिएक्शन है और काफी कॉमनली आजकल आती है। अब इसी में अगर हमारे पास एन हेक्सेन यानी 6 कार्बन की बजाय अगर 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो बेंजीन के डेरिवेटिव भी बनते हैं, क्योंकि बेंजीन सबसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है। तो बेंजीन बनाना सबसे फेवरेबल है। तो मान लो हमारे सामने एन हेप्टेन आ जाए तो टॉल्वीन बनेगा, ठीक है। अगर यहीं पे हमारे सामने एन हेप्टेन की बजाय एन ऑक्टेन आ जाए तो हमारे पास 6 कार्बन से तो बेंजीन बन जाएगा, बचे कितने, 2 कार्बन, तो उससे बनेगा इथाइल बेंजीन, या इथाइल बेंजीन के अलावा हमारे सामने 1,2 मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, या 1,3 मिथाइल बेंजीन बन जाएगा, या 1,4 मिथाइल बेंजीन। अभी बताओ, बेंजीन पे 2 मिथाइल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजीन पे 2 मिथाइल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जाइलिन। तो हमारे पास ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे लगाना है COR या हमें R लगाना है, तो ये रिएक्शन कौन सी होती है? फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। यानी यहाँ पे हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3, और ये रिएक्शन के अंदर हेलोजन निकल जाता है, कार्बोकेटायन बनता है, और जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, जिसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। याद आया तुम्हें कुछ? ठीक है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है और पॉली एल्काइलेशन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिंग का एक्टिवेशन बढ़ जाता है। अब यहीं पे बेंजीन पे अगर लगा हो NO2 या कोई स्ट्रांगली डीएक्टिवेटेड ग्रुप लगा हो, तो ऐसे केस में ये जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, एल्काइलेशन असाइलेशन नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। यहीं पे अगर मुझे असाइलेशन करना है तो यहाँ पे हमारे सामने असाइल क्लोराइड लेना पड़ता है, साथ में AlCl3 लेना पड़ता है, तभी रिएक्शन हो जाती है। लेकिन क्या आपको याद है, यहाँ पे अगर मैं एसिड क्लोराइड लेता हूँ यानी असाइलेशन करता हूँ, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है और ईल्ड भी अच्छी आती है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज यस दिस। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन होता है बच्चों, असाइलेम आयन, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। एज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इस कारण रीअरेंजमेंट क्यों ही होगा, क्या ही फायदा हो जाएगा इसको, ठीक है। तो ये बात है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। नाउ अगर मुझे यहाँ पे NO2 लगाना है, अगर मुझे यहाँ पे NO2 लगाना है, नाइट्रेशन करना है, तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है? हमें चाहिए होता है NO2 प्लस आयन, और NO2 प्लस अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4। यानी नॉर्मली यहाँ पे मिक्स्ड एसिड लिए जाते हैं, नॉर्मली मिक्स्ड एसिड आर टेकन, जो NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयन प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मान लीजिए हमारे सामने बेंजीन पे NO2 है, NH2 है, तो बेंजीन पे मान लो N2 प्लस लगाना है, फिर बेंजीन पे फ्लोरीन लगाना है, बेंजीन पे क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है, बेंजीन पे OH लगाना है, या सिंपली बेंजीन बनाना है। तो ये डाइजोनियम रिलेटेड रिएक्शंस है, दीज आर मेनली डाइजोनियम रिलेटेड रिएक्शंस। तो आप सभी इस फ्लो चार्ट में जल्दी से एक बार खुद फिगर आउट करिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ पे क्या क्या आएगा, ठीक है। थिंक अबाउट दैट। हाँ जी, देखो एवरीवन, यहाँ पे अगर मुझे N2 प्लस में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत ही कॉमन रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl। एक्चुअली हमें इसमें जरूरत होती है नाइट्रस एसिड की, HNO2 की। HNO2 जो है वो प्रोवाइड करता है हमें NO प्लस, राइट, नाइट्रोसोनियम आयन, और उससे रिएक्शन होती है। लेकिन HNO2 इज अ हाईली रिएक्टिव एसिड, तो इसलिए उसको इन सीटू यानी रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस किया जाता है यूजिंग सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, जो आपस में कंबाइन करके
N2+ में कन्वर्ट करते हैं, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। अब N2 जो होता है ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, यानी बहुत जल्दी ये रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्लोरीन लगाना है तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, मैं HbF4 का यूज करता हूँ, फ्लोरोबोरिक एसिड का यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ClBr लगाना है तो ऐसे केस में मैं सैंडमेयर रिएक्शन या गेटरमैन रिएक्शन का यूज कर सकता हूँ, जिसमें सैंडमेयर के अंदर हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं क्यूप्रस एसिड्स का, जैसे कि Cu2Cl2 और Cu2Br2। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं सैंडमेयर की बजाय गेटरमैन का यूज करूं, गेटरमैन नहीं गेटरमैन का यूज करूं, तो वहां पे Cu के साथ, यानी वहां पे कॉपर पाउडर्ड फॉर्म में यूज होता है, और कॉपर के साथ आप रिएजेंट ले लेते हो जिससे हमें Cl- मिलता है। सिमिलरली साइनाइड अगर हमें लगाना है तो हम साइनाइड यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। अगर मुझे आयोडीन लगाना है तो मैं सीधा Ki का यूज कर सकता हूँ, यानी अगर मैंने सीधा Ki यूज किया तो बेंजीन पे आयोडीन आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्टली एनसीईआरटी का रेफरेंस आप लीजिए और बढ़िया से इन रिएक्शंस को करिए। अगर मुझे OH यहाँ पे लगाना है तो सिंपली मैं वाटर के साथ वार्म कर सकता हूँ। अगर मुझे बेंजीन वापस चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे H3PO2 का यूज कर सकता हूँ, या यहाँ इथेनॉल का यूज कर सकता हूँ। इन दोनों केसेस में ही बेंजीन अपनी दोबारा से फॉर्म को अचीव कर लेता है। अब यहाँ पे अगर हमारे सामने अगले फ्लो चार्ट में छोटे से में फिनॉल दिया है, और फिनॉल पे ब्रोमीन वाटर दिया है, डाइल्यूट HNO3 दिया है, FeCl3 दिया है, क्या क्या बनेगा जल्दी से सोच के बताइए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। अगर हमारे सामने फिनॉल है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? तो देखिए फिनॉल्स की रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ब्रोमीन वाटर यूज करोगे तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा और व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा, क्योंकि फिनॉल का रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो तीनों पोजीशंस पे, दो ऑर्थो और एक पैरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 की अगर मैं बात करूं तो एक NO2 आएगा, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ठीक है, और दोनों को स्टीम डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्थो में H बॉन्डिंग होगी, जिस कारण बॉइलिंग पॉइंट पे दोनों में डिफरेंस आएगा, तो स्टीम डिस्टिलेशन से दे कैन बी सेपरेटेड। तो यहाँ पे मोनोनाइट्रो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहीं पे अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड यूज करता हूँ तो हमारे सामने बन जाएगा पिक्रिक एसिड, जिसमें तीनों पोजीशन यानी दो ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। यहीं पे एक और टेस्ट फिनॉल का होता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, जिसमें वॉयलेट कलर का कंपाउंड बन जाता है। वॉयलेट कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, फिनॉल के साथ FeCl3 की रिएक्शन होती है, वॉयलेट कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड। बात समझ में आई सभी को? तो इस तरीके से फिनॉल की रिएक्शन होती है। यहीं पे अब एनिलीन का स्पेशल केस अपने को क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। मान लीजिए बेंजीन के ऊपर आ जाता है एनिलीन, मतलब बेंजीन पे NH2 है तो एनिलीन आ गया। अब एनिलीन जो होता है, इसमें अगर ब्रोमीन वाटर यूज करूं तो क्या होगा, तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आएगा, सेम जस्ट लाइक फिनॉल, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर मैं एनिलीन में ब्रोमीन CH2 भी लेता हूं तो भी ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, तो भी तीन पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा। राइट, इसके अलावा एक और बहुत खास रिएक्शन होती है, जिसमें जब अगर मैं इसका नाइट्रेशन करूं तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट तो बनता ही है, लेकिन यह मेटा का परसेंटेज बहुत हाई होता है, यानी 47% मेटा बन जाता है। अब ये मेटा प्रोडक्ट इतना हाई बन जाता है, ऐसा कैसे? तो उसका रीजन है कि एनिलीन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एनिलीनियम में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ परसेंट उसका। तो एनिलीन और एनिलीनियम आयन की वजह से, अब एनिलीनियम में क्या होता है, बेंजीन पे NH3+ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है और मेटा प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट बनता है। तो पैरा भी बनेगा, और तो बहुत ही कम बनता है, 2% बनता है मात्र। राइट, तो यहाँ पे अगर मुझे यील्ड अच्छी करनी है, हम मोनोनाइट्रेशन ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक तरीका होता है प्रोटेक्शन का, जिसमें पहले इसका असाइलेशन करते हैं एनिलीन का और फिर नाइट्रेशन करते हैं। तो अगर इसका पहले असाइलेशन कर दोगे, यानी असाइल ग्रुप यहाँ पे लगा दोगे, तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, और अब यहाँ पे आपको पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा बढ़िया से, मेटा अब नहीं आएगा, और फिर हम हाइड्रोलिसिस करके COCH3 को निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे भी NH2 है। ठीक है, हाँ जी, ये रिएक्शन याद है आपको? ये रिएक्शन याद आ रही है क्या? क्या है इस रिएक्शन में? भाई कपलिंग रिएक्शन है, ये रिएक्शन है कपल की रिएक्शन, या इसी को हम डाई फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे एनिलीन का जो डाई बनता है, इसका कलर होता है येलो, पैरा पोजीशन पे कपलिंग होती है, ये जो नया बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, राइट, येलो कलर का डाई है। और ये कपलिंग किसके साथ होती है, ये होती है भैया डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। बेंजीन पे जो N2+ है, Cl- है, राइट, ये इसके साथ पैरा पोजीशन से कनेक्ट हो जाता है। अब ये एनिलीन में भी पॉसिबल है, एनिलीन के अलावा हमारे सामने फिनॉल में भी पॉसिबल है, या हमारे पास बीटा नेफ्थॉल है तो उसमें भी ये पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास फिनॉल होता है तो इसमें कलर जो आता है डाई का सेम फंडा होता है, बट कलर आता है ऑरेंज।
वही फिनॉल में भी पैरा पोजीशन पे कपलिंग होती है, लेकिन यहीं पे अगर हमारे पास बीटा नेफ्थॉल है तो बीटा नेफ्थॉल में क्या होगा, यस, ये जो पर्टिकुलर पोजीशन आपको दिखाई दे रही है अल्फा पोजीशन, यहां पे कपलिंग होगा। और बीटा नेफ्थॉल में जो कलर होता है वो आता है, कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है। कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है, राइट एवरीवन। चलो भाई, अब हम ओवरऑल कुछ की पॉइंट्स को समराइज करते हैं, ठीक है। ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक की फील लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से लेके एल्केन्स, एल्कीन से लेके हमने एंड का अमाइंस और जो एरोमेटिक के वेरियस कुछ पार्ट्स होते हैं वो सब हमने देखा। तो आइए एक बार दोबारा से समराइज करते हैं, और ताकि की पॉइंट्स एक साथ समराइज हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी फील आएगी। देखिए ये एल्केन्स है ना, हमारे एडिटर ने खास खास क्रांतिकारी है, एल्केन्स लिख दिया। तो यहाँ पे एल्केन्स के अंदर फोटो हेलोजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फोटो हेलोजिनेशन के अलावा इसको बनाने के लिए वुड्स रिएक्शन, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडालाइन प्रोसेस प्राइमरीली यूज होता है। कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी होती है जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उनको आप ठीक से कर लेना। जहाँ पे पायरोलिसिस और ये सब दिया हुआ है वो पर्टिकुलर जो पेज है वो एनसीईआरटी का आपको कर लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हाइड्रोकार्बन में जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन है मार्कोनिकॉफ एडिशन, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, वही उसका आरडीएस होता है। रेट उसी पे डिपेंड करता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और यहाँ पे आपको एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी आना चाहिए। एंटी मार्कोनिकॉफ एचबीआर में ही लगता है, ये आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। और क्यों लगता है ये भी मैंने आपको बताया था। प्लस आपको ब्रोमीन वाटर दिया जाए या आपको बेयर्स रिएजेंट दिया जाए, OSO4 दिया जाए, कैसे करेंगे, 2 OH आएंगे उसके अंदर भी, NBS का रोल और कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, ये सारे फंडे आपको बताए। टेस्ट कैसे होते हैं अनसैचुरेशन के वो आपको बताए गए। प्लस यहाँ पे अगर पानी का एडिशन करना है, अल्कोहल कन्वर्ट में बनाना है आपको, तो आप यहाँ पे OMDM का कब यूज करेंगे। देखिए OMDM के अंदर, HBO के अंदर रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं होता, राइट। नॉन क्लासिकल केटाइन यहाँ पे बनता है HgOC ट्वाइस में, लेकिन जो प्रॉपर नॉर्मल कार्बोकेटाइन है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन, वो फॉर्म नहीं होता। तो यहाँ मार्कोनिकॉफ लगता है OMDM में, HBO में हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है पानी का। यहाँ पे कुचरोव रिएक्शन के बारे में आपको मैंने बताया, कुचरोव आप सभी को याद होगा, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म हो जाएगा। फिर हमने ओजोनोलाइसिस की बात करी, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। फिर हमने लिंडलार्स, NH3, कई सारी बातें करी। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, अगर हमारे सामने हॉट केमिनोफोर आएगा, अगर हमारे पास हॉट केमिनोफोर आएगा, एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा, तो इट परफॉर्म्स द सेम फंक्शन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस मतलब सेम फंडा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद तो सेम एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कौन सा है, अपना केमिनोफोर। एल्काइल हैलाइड्स में आप सभी ने देख लिया कि हमारे सामने एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन होता है, और SN1 के अंदर क्या होता है, रेसमाइजेशन होता है। जितना इन्वर्जन उतना ही रिटेंशन होता है इन जनरल। और वहां पे मेनली हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शंस होती हैं वो SN1 होती है। SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होता है, रेट उसी पे डिपेंडेंट करता है। SN2 में मेन फंडा होता है स्टेरिक क्राउडिंग का, जितनी क्राउडिंग कम होगी उतना रेट क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फिंकलस्टीन रिएक्शन को देखा, स्वार्ट्स रिएक्शन को देखा, हॉफमैन एलिमिनेशन की बात आपने देखी, और इसके बाद आपने देखा E2 रिएक्शंस कैसे करते हैं। E2 रिएक्शंस के अंदर हमारे पास जो हॉफमैन सिट्जेफ प्रोडक्ट है वो मेजर बनता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस की बात हमने देखी, जो ईथर की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर अल्कोहल में आपने देखा कि अल्कोहल को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं। इसमें ध्यान रखिए, प्राइमरी अल्कोहल को अगर मुझे एसिड में कन्वर्ट करना है, प्राइमरी अल्कोहल को, तो प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, यानी K2Cr2 7 या केमिनोफोर का यूज कर सकते हैं। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम PCC का यूज कर सकते हैं, जो यहाँ मैंने आपको बताया था। इसके अलावा भी हमने वेरियस रिएजेंट्स यहाँ पे देखे, हमने यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन देखा, और भी बहुत कुछ हमने देखा, NCERT की स्पेशलाइजेशन। फिर एसिड के कुछ रिएक्शंस देखे। एसिड के अंदर हमने LH कब यूज कर सकते हैं, P2O5 से क्या होगा, HVZ में क्या होगा, डाइबल H क्या करेगा, ये सब हमने देखा। उसके अलावा कीटोन जो होता है उसकी वेरियस रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ कैसे होती है, कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, वेरियस रिडक्शंस हमने देखा यहाँ पे। उसके अलावा हमने 2 मेजर इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शंस देख ली। प्लस फिनॉल की एक रिएक्शन यहाँ पे मिसिंग थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। जो फिनॉल में अगर हम CHCl3QH डालते हैं, फिनॉल में CHCl3QH डालते हैं तो वहां पे ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाता है। फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाता है, जिसको बोलते हैं रिएक्शन को रेमर टीमन रिएक्शन, बड़ी फेमस रिएक्शन है। फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO आता है, इसको ऑर्थो फॉर्मेलेशन भी बोलते हैं। वहीं पे अगर मैं CHCl3QH यानी कार्बीन का यूज ना करके
अगर मैं CO2 NOH ले लूं तो वहां पे जो फिनॉल पे CHO आया उसकी जगह पे क्या आ जाता है, याद है आपको, COOH आ जाता है, राइट। ये रिएक्शन को बोलते हैं कोलबेज रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कोलबेज रिएक्शन। और ये जो सैलिसिलिक एसिड बनता है, यानी फिनॉल पे जो ऑर्थो पोजीशन पे COOH आता है, इसका जब असाइलेशन करते हो तो बेंजीन पे आ जाता है OC डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में ऑर्थो पे COH। ये जो बेंजीन पे OC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O CH3 और COH आता है, ये कंपाउंड क्या होता है, याद है आपको कुछ? दिस कंपाउंड इज नोन एज एस्पिरिन। इसको एस्पिरिन बोलते हैं और एस्पिरिन एक एनाल्जेसिक की तरह काम आता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो फ्लो चार्ट्स में मिस हो गई थी, राइट। तो उसके अलावा हमने एल्डोल, केनिजारो रिएक्शन, इंट्रा, इनके वेरियस पॉइंट्स देखे। अमाइंस में हमने गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और भी बहुत कुछ हमने इसके अंदर देखा। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के बारे में हमने देखा। एरोमेटिक रिएक्शंस के अंदर बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन के डेरिवेटिव कैसे बनते हैं, किस तरीके की रिएक्शन होती है, इनके की पॉइंट्स हमने देखे। फिर हमने कपलिंग रिएक्शंस के बारे में देखा, फिनॉल की रिएक्शन देखी, डायजोटाइजेशन रिएक्शन देखी और डाइजेनियम सॉल्ट से रिलेटेड देखा। सो बच्चों, होपिंग दैट ये सेशन आपके लिए काफी कॉन्फिडेंस बूस्टर रहा होगा। अगर आपको मजा आया है तो क्या करना है तुम ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल बच्चों। लव यू ऑल, राधे राधे।